गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 अप्रैल के हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस सेगमेंट में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। आज के न्यूज़ में जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे। साथ ही साथ आज का संपादकीय क्या है उस पर भी नज़र डालेंगे। यह हमारा आज 250वां क्लासेज है, एपिसोड है, तो हम लगातार बने हुए हैं आप सभी लोगों के साथ। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर आपको यह वीडियो बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, इस सेगमेंट के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में प्रत्येक संडे को इसका टेस्ट होता है। जो भी आपको वीक में क्लासेस कराई जाती है उससे संबंधित, तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं या वेबसाइट पर आप विज़िट कर भी आप इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ न्यूज़ एनालिसिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है उसे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, रेवड़ियों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की ज़रूरत है, ऐसा पूर्व गवर्नर जो RBI गवर्नर रह चुके हैं डी सुब्बाराव, उनके द्वारा यह बातें की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम लोग देखेंगे 23-24 में सब्सिडी पर सरकार ने खर्च किए हैं कितना, इसी सेगमेंट में हम देखेंगे। लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपया खर्च। तो इस आंकड़े को देखेंगे। राजकोषीय जो दायित्व और बजट प्रबंधन है, इससे संबंधित जो आपको रेवड़ियाँ बांटी जा रही है उसके संदर्भ में यह एक्ट क्या कहता है, किस प्रकार की सीमा लगाता है राज्यों पर, केंद्र सरकार पर, राज्यों पर कितनी अपने कुल GDP का, SDGDP का, स्टेट जो GDP होता है उसके कुल कितने प्रतिशत खर्च कर सकता है। NKC समिति के महत्वपूर्ण सिफारिश को देखेंगे। साथ ही साथ विकेंद्रित जो STP मुद्दे पर NGT ने मांगी है रिपोर्ट। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने क्या किया है कि राज्यों से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं किसी मुद्दे पर, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, अब तक कितने इसकी संरचनाएं किस रूप प्रकार से है, शक्तियाँ, प्राधिकार इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस एक्ट के माध्यम से यह राज्यों को नियंत्रित करता है, जितने भी राष्ट्रीय हरित क्षेत्र है उसको कैसे मेंटेन करता है, इससे सभी तथ्यों को जांच करेंगे। साथ ही साथ लगाए गए हालिया जुर्माना की भी चर्चा करेंगे ताकि आप समझ सकें NGT का मुद्दा क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है राज्यों के संदर्भ में, या क्यों रीढ़ की हड्डी के संदर्भ में बातें की जाती है ग्रीन जो ईरा है उसके लिए। फिर संसद में घटती जा रही है निर्दलीय सांसदों की संख्या, तो इस एक डाटा को हम लोग एक बार प्रयास करेंगे समझने का। साथ ही साथ देखेंगे 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18% बढ़कर लगभग 19.58 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। इस आंकड़े के संदर्भ में कुछ न्यूज़ को देख लेंगे। साथ ही साथ एक रिपोर्ट आया है, क्या पृथ्वी गर्म ग्रह के रूप में तब्दील हो रहा है। तो मैंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही आप लोगों को 3 दिन पहले ही जब मैंने न्यूज़ एनालिसिस कराया था, कल का भी न्यूज़ एनालिसिस में मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, याद है। देखिए, आज उसका एक रिपोर्ट आया है कि पृथ्वी गर्म ग्रह के तौर पर तब्दील हो रहा है। सरकार की प्रयासें तो हैं, निजी हाथों की प्रयास भी हैं, मानवीय गतिविधियां भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसी से एक संपादकीय भी आया, गहराता जा रहा है धरती का संकट। तो इसमें 3 पक्षों की बात की गई, जिसमें सरकार की बात की गई है, निजी संस्थाओं की बात की गई, अब व्यक्ति के दायित्व की बात की गई है। तो मैं जो लगातार आप लोगों को बात कहता हूं कि व्यक्ति समाज के संदर्भ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए वो है नहीं, तो यही दोनों रिपोर्ट में आप लोगों की चर्चा होनी है। संपादकीय में ये चर्चा होगी और इस रिपोर्ट में तो हम समझने का प्रयास करेंगे। और विश्व बैंक IMF बैठकों में जलवायु वित्त पर सुस्त प्रगति के संदर्भ में कुछ डाटा फैक्ट दिए गए हैं। तो इन सारे न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। UPSC, BPSC, UPPCS, स्टेट PCS जितने भी दे रहे हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी PT फैक्ट आप लोगों को चाहिए इस न्यूज़ एनालिसिस में आपको मिलेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। बने रहने के लिए अगर कोई क्यूरी है तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग और भी बूस्टअप होकर आगे बढ़ सकें। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने से बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। कल ही आप लोगों को रेलवे के लिए हम लोगों ने
लगभग 2166 टेस्ट का एक कॉम्बो शेड्यूल लाया है, जिसमें आप सभी तरह के रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसके एग्ज़ाम टेस्ट यहाँ दे सकते हैं मात्र 499 में। इससे सस्ता इंडिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग अगर रेलवे की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं, आपके कोई मित्र कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए युक्ति आईएएस के उस पैकेज को, ताकि बच्चों तक वो पहुंच सके, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ आपको पहुंच सके, तो आप उसका लाभ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बारकोड स्कैन कर या डायरेक्ट टेलीग्राम पर टाइप करके। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर। चलिए न्यूज़ पर हम लोग बढ़ते हैं और आते हैं न्यूज़ में क्या खास दिया गया है। 1 सेकेंड रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज़ में क्या दिया हुआ, इसे समझने का प्रयास कीजिए। पहले टॉपिक को हम लोग बात करेंगे, रेडियो पर सरकार के श्वेत पत्र लाने की जरूरत है सुब्बाराव। देखिए यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आपको पूछा जाएगा, सरकार के दायित्व के टॉपिक में, है ना। और बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको पॉलिटी के सेक्शन में पूछ सकता है, प्लस जीएस पेपर 1 के करंट एस्पेक्ट में भी पूछ सकता है, अर्थात पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जगह आपको पूछ सकता है। इसी तरह अपने अपने स्टेट के एग्ज़ाम सिलेबस के अनुसार आप लोग इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। तो आगे बात करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि रेडियो या फ्रीब्रिज के बारे में मैंने आपको संपादकीय में भी चर्चा कर चुका हूँ, है ना। संपादकीय में चर्चा कर चुका हूँ, कई बार न्यूज़ इस पर आया था, उस पर भी मैं बात किया। तो फ्रीब्रिज एक्चुअली यह है ना कि कोई मुफ्त सेवा का लालच देकर जनता को अपने फेवर में लाना। इसके लिए ध्यान रखिएगा, राज्य का वित्तीय जो अनुशासन किस प्रकार के हालात में है, इसका आकलन क्या होता है, नहीं किया जाता है, बल्कि वर्तमान लाभ लेने के लिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए, किस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने के लिए भविष्य के संसाधन को जो इसके माध्यम से होता है, वित्तीय अनुशासन के माध्यम से होता है, उसको क्या किया जाता है, ताक पर रख दिया जाता है। रीज़न उसके पीछे है कि अभी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, यह सभी दलों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखना है फ्रीब्रिज के बारे में। सरकारी अनुदान जो होता है, सरकारी अनुदान एक विषय है। सरकारी अनुदान क्या फ्रीब्रिज माना जाएगा, या वो मुफ्तखोरियाँ नहीं कही जाएगी, या रेवड़ियाँ नहीं कही जाएगी। तो इसके लिए बहुत से एस्पेक्ट मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है, बस इतना समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस सरकारी अनुदान से सामाजिक प्लस आर्थिक उत्थान वर्गों को प्राप्त हो रहा है, वो सरकारी अनुदान में लाभार्थी कहे जाएंगे। अब बहुत से सामाजिक और आर्थिक योजनाएं चलाई जा रही है, उसको हम फ्रीब्रिज नहीं कहेंगे, पर जैसे सभी को बिजली मुफ्त कर देना, यह फ्रीब्रिज की संख्या में आएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या सभी को बिजली मुफ्त पाने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है, पर यह कब? मैं बार बार बोलता हूँ, जब राज्यों का वित्तीय अनुशासन बेहतर हो। वित्तीय अनुशासन अर्थात जब क्षमता अगर किसी राज्य का 100 रुपया कमाने का है, उसके पास सरप्लस उसके पास इनकम हो रहा है, तो यह 20 रुपये का फ्रीब्रिज जरूर दे सकता है। पर ऐसा नहीं, किसी राज्य का 100 रुपये कमाने का लक्ष्य बनाया गया और वो कमा कितना रहा है, मात्र 80 रुपया। तो इस 20 रुपया अतिरिक्त को वो इसलिए फ्री मुफ्त की खोरियाँ नहीं बांट सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इतने डायग्राम में आपको यह समझ में आएगा कि सरकारी अनुदान प्लस फ्रीब्रिज
या रेवड़िया हम जिसे बोलते हैं, उसके बीच एक महीन सी पतली रेखा का अंतर मात्र है। अगर आप इसके ऊपर रहते हैं, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, तो वो सरकारी अनुदान रहेंगे। अगर इसके नीचे रहते हैं तो वो फीवरेज कहलाएगा, जब अनुशासन, वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है, गहन बहस होनी चाहिए इनके द्वारा, डी सुब्बा राव के द्वारा, पूर्व जो हमारे गवर्नर आरबीआई के रह चुके उनके द्वारा, इस संबंध में दलों को अंकुश कैसे लगाया जाए, जनता को इन रेवड़ियों को लागत और लाभों के बारे में अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। क्या लागत लगेगा, उससे हमें दीर्घकालिक लाभ क्या प्राप्त होंगे, इसके बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। उनको लगता है कि यह राजनीतिक मुद्दा है और इस पर राजनीतिक आम सहमति होनी चाहिए। इसका नेतृत्व केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। रीजन उसके पीछे है कि नेतृत्व आपके हाथ में है, तो दलों के बीच एक आम सहमति आवश्यक है। जैसे आप आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या किए थे, एक आम सहमति बनाए थे ना, कि हमें कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना है। तो इसके लिए सभी दलों ने सहमति दर्ज की थी। ऐसा नहीं कि सहमति नहीं बन सकती, बस एक कार्य और गतिविधि की आवश्यकता है। तो इसके लिए नेतृत्व कौन कर सकता है, देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें श्वेत पत्र लाना चाहिए। श्वेत पत्र क्या होता है, सरकारी दस्तावेज होता है भारत सरकार का, उसके माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद इनके द्वारा कहा गया कि रेवड़ी के लाभ हानियों पर लोगों को शिक्षित करनी चाहिए। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी इसको बताया था, तत्कालिक रूप से लगता है सभी को यह लाभ है, पर यह दीर्घकालिक तौर पर हानि पहुंचाता है तब जब राज्य का वित्तीय अनुशासन खराब हो। अर्थात पहले से ही कर्ज में वो राज्य है और फिर से वो कर्ज ले रहा है इसलिए कि किसी को मुफ्त दिया जाएगा। अब मान लीजिए जो सक्षम व्यक्ति है, दिल्ली जैसे राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर 5 मंजिला 6 मंजिला या 3 मंजिला मकान बनाए हुए, उसके भी 300 यूनिट बिजली फ्री है ना। तो यह क्या है कि वो आम जो जनता है, जो बीपीएल परिवार से है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसके हक को मार लेना, कहना इसको, इसका संदर्भ में जो क्षमता, सोच के देखिए, अगर राज्य के पास, दिल्ली सरकार के पास, या अन्य राज्यों की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली सरकार ही 300 बिजली फ्री की है, अन्य राज्य भी देखा देखी किए हैं, ठीक है ना, सभी की बात हो रही। तो राज्यों का जो अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन अगर सरप्लस है तो बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यह सरप्लस है ही नहीं, तो इसे समझने की आवश्यकता है, इसे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, ऐसी बात की जा रही है। अब देखिए कुछ चीज़ों को समझिएगा। 2023-24 की सब्सिडी पर सरकार ने लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। अंतरिम बजट आया था, उसमें भी मैंने ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे आप लोग को, तो ये आंकड़ा दिया गया, एक बार ज़रूर इस आंकड़े को देखिएगा। हमारा जीडीपी कितना है, लगभग 293.90 लाख करोड़ रुपया, और उसमें हम लोग सब्सिडी कितना दे रहे हैं, 3.75 लाख करोड़ रुपया। तो इस आंकड़े को जरूर देखिएगा, सब्सिडी जो है का प्रतिशत कितना, 1.2% है, अगर हमारा कुल जीडीपी उसका है। तो ये आंकड़े वर्षवार है, तो इस आंकड़े का प्रयोग आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें, तो सुब्बा राव जी के द्वारा बात किया जाता है भारत जैसे गरीब देश, जहाँ पर गरीब देश कहने का अर्थ है कि हम विकसित तो कर रहे हैं, पर हमारा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी जो आपको प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम देखते हैं, वो क्या है, अभी डॉलर कितना है, $2600 है, जो हम बहुत नीचे के पायदान पर आते हैं। जो मैंने आप लोगों को जब प्रति व्यक्ति आय बताया था विकसित राष्ट्र के संदर्भ में, तो राज्यों के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि कितने डॉलर के बाद अगर आय करता है, प्रति व्यक्ति आय रहता है, तो उसको हम विकसित राष्ट्र कहेंगे, विकासशील राष्ट्र कहेंगे, अल्प विकसित राष्ट्र कहेंगे। मैंने आंकड़े दिए हैं आप लोग को लास्ट क्लास में, तो आप लोग जो आंकड़े देखे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद सरकार का यह कर्तव्य होगा कि सबसे कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करे, आत्मनिरीक्षण करे और राजकोषीय सीमा का क्या करे, ध्यान दे। अब है कि
आपको सवाल करना चाहिए, क्या इस पैसे का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। ऐसा इनके द्वारा बातें की जा रही है। कुछ राज्यों द्वारा राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन, जिसे FRBM एक्ट कहते हैं, सीमा पार करने पर उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र सरकारों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए और इस एक्ट के लक्ष्य को पालन करना चाहिए। जो FRBM एक्ट के तहत लक्ष्य बनाए गए हैं उसका पालन करना है। कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि आप सीमा से अधिक आप खर्च नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, राजकोषीय दायित्व जो प्रबंधन एक्ट के तहत बनाया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका उल्लंघन होगा और राज्यों पर वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा, अर्थात वित्तीय खर्च दबाव बढ़ेगा, तो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और भी चीज़ें होंगी, विकास दर सुस्त हो जाएगा। इसलिए साझा रणनीति होनी चाहिए। यह बातें कुल मिलाकर बात हो रही। तो चलिए इस एक्ट के बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो देखिए, देश की राजकोषीय व्यवस्था को अनुशासन बनाए सरकारी खर्च और घाटे के लिए राजकोषीय जवाबदेही बजट प्रबंधन कानून वर्ष 2003 में तैयार किया गया और जुलाई 2004 से इसे प्रभावी बनाया गया। इस एक्ट को, जिसे हम लोग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं 2003 जिसके नाम से। अब ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा है ना, इसके माध्यम से देश के राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, जो वर्ष 1997-98 के बाद भारी वृद्धि की गई थी। जब हम LPG के दौर में थे तो बहुत सी छूट दी गई थी, जिससे क्या हुआ कि वित्तीय अनुशासन गड़बड़ा गया। इसके बाद देखिए, NKC कमेटी बनती है इस मुद्दे पर और राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन को लेकर नए सिरे से समीक्षा करती है और उसके द्वारा कुछ कार्य कुशलता का पता लगाया, जिसके आधार पर राज्यों को इस समिति के द्वारा सुझाव दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सुझावों को हम समझने से पहले इस सुझाव को देख लेते हैं, उसके बाद हम D सुब्बाराव जी की बातों को करेंगे। अब देखिए, बात इनके द्वारा किया गया है कि NKC समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि समिति ने सरकार के ऋण के लिए GDP का 60% सीमा तय किया, अर्थात केंद्र सरकार कर्ज का GDP में 40%, जितना उसका GDP है उसका 40% कर्ज ले सकता है और राज्य सरकारों को सामूहिक कर्ज 20% होना चाहिए। अब ये समझने की प्रयास कीजिएगा, अगर GDP देश का जितना भी है, राज्य और केंद्र मिलाकर 60% ही ले सकते हैं, नहीं तो वित्तीय अनुशासन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिसमें अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र का जितना GDP है उसका केवल आपको 40% लेने की आवश्यकता है। उससे अगर उल्लंघन करते हैं तो वित्तीय अनुशासन प्रभावित होगा। राज्यों की बात करें तो राज्यों के SGDP जो होता है उसका कुल 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सभी राज्य इसका उल्लंघन कर रहे हैं, कोई 30% लिया है, कोई 45% लिया हुआ है, कोई 35% लिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है और केंद्र पर दबाव बढ़ेगा, राज्यों पर दबाव बढ़ेगा। उसके बाद व्यक्ति विशेष के खाद्य मूल्यों पर वृद्धि होगी, वस्तुओं पर सेवाओं की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से देखते हैं सभी लोग प्रभावित होते हैं। अगर हम समिति की मौजूदा FRBM कानून 2003 और FRBM नियम 2004 के खत्म कर इसकी जगह नया कर्ज राजकोषीय उत्तरदायित्व के कानून की बात करते हैं इनके द्वारा। समिति के अनुसार यह भी बोला जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा होने पर, युद्ध की स्थिति आने पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई आपदा आए तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन की गंभीर असर पड़ती, इन परिस्थितियों राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को फेरबदल किया जा सकता है, पर समान संदर्भ में यह मान्य नहीं होगा। यह समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपात स्थिति आ रही है तो इस स्थिति में इस अनुशासन को बदला जा सकता है, पर समान संदर्भ में समान स्थितियां चल रही हैं तो नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। और ढांचागत सुधार का प्रयास करना होगा। राजकोषीय प्रभाव को पहले से आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्रियान्वयन राजकोषीय अनुपालन के रास्ते में हटा दिया जा सकता है, अर्थात राजकोषीय लक्ष्य विकास के आड़े में नहीं आने चाहिए। यह भी है, समिति ने राजस्व घाटे में भी वर्ष दर वर्ष 0.5% कटौती का लक्ष्य रखा है। यह सब बातें बोला गया। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो रहा है, जब
सीमा तय कर दी जा रही है, राज्यों के द्वारा आवश्यकता से अधिक खर्च कर दिया जा रहा है, तो सूबा राज्य के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अध्ययन के मुताबिक भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए लगभग 7.6% की वृद्धि बनाई रखनी होगी, और वो लगातार होनी चाहिए। अब लेकिन कुछ ही देश ऐसा कर पाए, जैसे कि चीन ऐसा किया है, ऐसा नामुमकिन वाली बात नहीं है, पर किया जा सकता। उसके लिए सभी चीज़ें आपके फेवर में होने चाहिए, सभी गोटियां आपके खांचे में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक भी अगर खांचा बाहर जाता, एक भी गोटी खांचे से बाहर जाएगी, एक से अधिक खांचे से बाहर जाएगी, तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा, विकसित राष्ट्र होने के लिए 4 स्तंभ इनके द्वारा बताए गए, और मैंने पहले भी वीडियो में विकसित राष्ट्र का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाँ या नहीं, मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस कराया है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, न्यूज एनालिसिस को आप लगातार देखिए, सभी न्यूज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज नहीं तो कल आपको इससे संबंधित न्यूज पढ़ना होगा। देखिए, मैंने इस पर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही आपको, शायद मैं फरवरी में ही इस पर एक बार न्यूज एनालिसिस कराया हूँ, फिर लास्ट मंथ में इस पर न्यूज एनालिसिस कराया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी नया चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। जो बच्चे नए होंगे तो पहले के वीडियो पर देख लीजिए, क्योंकि उस पर 20 से 25 मिनट की क्लासेज होंगी, तो आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है 2024 का, उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। आप लोग समय निकाल कर एक टारगेट बना लीजिए, एक आज का वीडियो देखेंगे और एक आपको लास्ट वीडियो कोई भी आप एक देख सकते हैं, जो पहले प्रीवियस वीडियो हो चुके उसको एक देखिए। इस तरह बनाइएगा तो दोनों समाप्त होगा, न्यूज कनेक्ट कर पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके द्वारा 4 विकसित राष्ट्र के 4 स्तंभ बताए गए। पहला 4 स्तंभ अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक है कानून का शासन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून का शासन अगर ये होगा तो क्या होगा कि व्यवस्था सही होगी, निवेश अधिक होगा, फिर है उत्पादन सही होगा, उत्पादन की अवस्थाएं बनेगी, फिर आपूर्ति और सेवा की आपूर्ति वो बेहतर होगी। जैसे मान लीजिए कोई डिलीवर करने की कोई डिमांड करता है, जैसे तो डिमांड कोई करता है तो सेवा की आपूर्ति बेहतर करने में आसान तरीके से कोई डर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जोमेटो अभी क्या करता है, आप लोग जोमेटो पर कुछ ऑर्डर करते हैं रात के 2 बजे 5 बजे, कभी भी वो आपके घर पर डिलीवरी करता है ना। इसलिए कानून का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकसित होने के लिए, महिलाएं सुरक्षित रह सके इसके मुद्दे में। फिर मजबूत देश होना चाहिए। दूसरा क्या बोलते हैं, मजबूत देश। मजबूत देश कहने का अर्थ है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से कहने का अर्थ है कि नीति में, निर्णय में और संप्रभु क्षेत्र में। वैसे ही बाह्य क्षेत्र में, संप्रभु क्षेत्र में, संप्रभु राज्य का संप्रभु अलग अर्थ होता है और देश का संप्रभु अलग क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में यह क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। फिर लोकतांत्रिक जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही अर्थात कहने का अर्थ यह इनके द्वारा है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही अर्थ में दायित्व और जवाबदेही लोकतंत्र का बुनियादी क्या है, तत्व है। तो इसको क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है ताकि हम इसे प्राप्त करें। और संस्थाएं क्या होनी चाहिए, संस्थाएं राज्य सम्मत कार्य करनी चाहिए, प्लस जनता की सेवा की आपूर्ति करनी चाहिए, सेवा की आपूर्ति उसे करनी चाहिए। जो डिमांड जनता के द्वारा की जा रही है वो करनी चाहिए, अर्थात लोकतांत्रिक संविधान के आधार पर वो कार्य और गतिविधि करे। ऐसा अगर किसी देश में होता है तो वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। अब उनके द्वारा 2029 तक विश्व तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो भारत एक गरीब देश कहा जा सकता है, उसके बावजूद भी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, मैंने आप लोग को बताया था कि विकसित तो जरूर बन जाएगा पर भारत गरीब रहेगा। क्यों कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अभी कितना है, हमारे पास $2600 है
और अभी लग्जमबर्ग की बात करें, आइसलैंड की बात करें, तो लाख करोड़ से 1 लाख से भी अधिक उसके पास प्रति व्यक्ति आय है। तो विकसित राष्ट्र जब तक अमीर तब होगा, विकसित तो आप हो जाएंगे जब वर्ल्ड बैंक के उस रेशियो को क्रॉस कीजिएगा जो उसने बनाया है, 3 पैरा जो बनाया है उसके आधार पर, कि हम कितने आधार पर हम 5500 डॉलर से अधिक कमा लेते हैं तो उच्च वर्ग में आ जाएंगे। 10,000 से अधिक डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा तो उच्च श्रेणी के विकसित देशों में आ जाएगा, अगर हम इसको पा लेते हैं। पर अमीर देश वो होता है ना जिसके पास प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो। तो अमीर और विकसित में 2 समानार्थी अंतर है। अगर हम विकसित राष्ट्र बोले तो यह क्या है, समानार्थी शब्द आता है अमीर में। जरूरी नहीं जो विकसित होगा वो अमीर राष्ट्र होगा, और जो अमीर राष्ट्र होगा वो जरूरी नहीं कि विकसित राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को पूरा करता होगा। इसलिए समझिएगा, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम बात कर सकते हैं कतर की, यूएई के, वो अमीर राष्ट्र है तो क्या विकसित राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को अभी पूरा करता है? उसके यहाँ विकास कुछ क्षेत्र में ही सीमित है। अगर हम चीन की बात करें, रूस की बात करें, तो यह समझने की आवश्यकता आपको है विकसित राष्ट्र और अमीर राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसे आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा और बीपीएससी में यह जीएस पेपर 1 में करेंट के एस्पेक्ट से पूछ सकता है। आईआर का जो टॉपिक होता है उसका राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वहाँ आपको पूछ सकता है, क्योंकि एनजीटी के मामले में आपको यहाँ पूछा जा सकता है। जैसे पॉलिटी में भी यह आएगा, एनजीटी संस्थाओं के श्रेणी में। तो देखिए यह एनजीटी ने मांगी है रिपोर्ट, रात में वाहनों और टैंकरों द्वारा अवैध तरीके से, देखिए किस प्रकार से कार्य करता है कि नालों, जल निकायों और अन्य खुले स्थानों पर सीवेज फेंकने के मामले में विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो डीएसटीपी के स्थापना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फंस गई है। और एनजीटी के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के तरफ से पेश अधिवक्ता ने यह बातें स्वीकार की। ये सब बातें चल रही है। हाल ही में एनजीटी ने क्या किया है, बिहार में 4,000 का जुर्माना लगाया है। 4,000 का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 4,000 में नहीं बोल रहा हूँ, 4,000 करोड़ का आपको लगाया है जुर्माना। वैसे ही यह न्यूज़ है मई 2023 का। उसके बाद हाल ही में झारखंड को, उत्तराखंड को, यूपी को, ऐसे राज्यों को है ना लिस्ट भेजा है किसी मामले में अनुशासन कायम करने के लिए। किस प्रकार से? आपको हरित अनुशासन कायम करने के लिए, जिसमें ठोस प्रबंधन जो कचरा प्रबंधन है उसके लिए ये सब किया गया है। तो ये सब मामले लगातार उठते हैं, तो एनजीटी आपके लिए प्रश्न बनाता है। देखिए यूपीएससी में से प्रश्न भी पूछा गया है। 2022 के मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है या 23 में ही पूछा गया। एक बार आप लोग देख लीजिएगा किस वर्ष पूछा है, पर पूछा है दो ईयर में किसी एक बार कि एनजीटी से संबंधित प्रश्न है। तो यह ध्यान रखिएगा, आप लोग से प्रश्न जरूर पूछ सकता है, तो लगातार बने रहिएगा। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता क्या है? तो देखिए इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010, और इस पर मैंने सितंबर 2023 में भी न्यूज एनालिसिस करवाया था, याद रखिएगा आप लोग। फरवरी आपको 2022 में भी कराया था, तो आप लोग को ये सब न्यूज याद रखनी है। 2010 के एक्ट के तहत इसका किया गया 18 अक्टूबर 2010 को। इसकी स्थापना भारत के विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलिस्ट जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के तहत किया गया। विश्व का यह तीसरा देश है और पहला विकासशील देश है जिसमें एनजीटी की स्थापना था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया, हरित पर्यावरण को लेकर एक ट्रिब्यूनल बनाता है, और इसके पहले वो केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इससे पहले ऐसा काम किया था, और विकासशील देशों में यह पहला है। ध्यान रखिएगा, एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों पर लगे मुकदमे की बोझ को कम किया जाए। इससे पहले क्या होता था कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों को लेकर जाते थे, पर 2010 के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना देने के बाद क्या हुआ कि अब पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दा हो तो पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा। और अगर व्यक्ति के आर्टिकल अनुच्छेद जो 21 है
21 से 14 है। अगर ऐसे मामले अगर जुड़ रहे हैं तो वो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है, पर जब पर्यावरण संबंधित अन्य मुद्दे हैं वो यहाँ पर जाता है और इससे संबंधित मुद्दों का समाधान लिया जाता है। अब एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में, जबकि 4 क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। अब ध्यान रखिएगा, एनजीटी अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 माह के भीतर हो जाए। तो यह त्वरित, ध्यान रखिएगा, त्वरित न्याय भी देता है। ठीक है ना, इसे याद रखना आप लोगों को। 6 माह के अंदर इसका निपटान हो जाना चाहिए। इसकी संरचना की हम बात करें, एनजीटी का एक अध्यक्ष होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फिर न्यायिक सदस्य के तौर पर, विशेषज्ञ सदस्य के तौर पर होते हैं वो 3 वर्ष की अवधि के लिए और अधिकतम 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एनजीटी पर जो अध्यक्ष बन जाएंगे या जो उनका क्या पुनः नियुक्ति होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके परामर्श से किया जाता है। अब न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति का गठन किया जाता है, उसके माध्यम से होता है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 अधिकतम पूर्वकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हो, ऐसी संस्था इसकी बनाई गई है ताकि उस नियम कानून को बेहतर तरीके से हम कर सके अनुपालन। अब शक्तियाँ और कार्य क्षेत्र प्राधिकार की बात करें तो न्याय क्षेत्र का विहत करता है, सभी मामलों की जांच करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में शामिल मामले को देखता है। अब अक्टूबर 2021 में, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि यह देश भर में पर्यावरण मुद्दों को उठाने स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों को संपन्न करता है। अर्थात यह स्व मोटो भी किसी मुद्दे पर ले लेगा। मान लीजिए आप घर के बाहर कचरा फैला रहे हैं, राज्य की हम बात कर रहे हैं, कचरे का बेहतर प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो राज्य यह एनजीटी स्वतः संज्ञान ले सकती है। किसी प्रकार से ठोस प्रबंधन नहीं कर पा रहे, जल को बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करेगी, स्वतः स्व मोटो लेगी, उस राज्य को क्या करेगी, XYZ किसी भी राज्य को वो क्या करेगी, अपने बेंच पर बुलवा सकती है और उससे जुर्माना भी लगवा सकती है। ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती, जैसे प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक पद्धतियों को अपनाई जाती है, जिसके माध्यम से किसी भी राज्य के किसी भी संस्था पर क्या है कि कानून का शासन का भय बना रहे, इसके लिए यह कार्य करती है। यह वैधानिक निकाय होने के साथ कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और आपको यह कार्य ऐसे करती है। ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ बात करें तो देखिएगा, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल जो प्रोड्यूसर जो 1908 एक्ट है, उसके तहत उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह बाध्य नहीं है प्रक्रिया का पालन करने के लिए, पर किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक जो अधिनियम बनाए गए हैं, प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांतों को लागू कर सकता है। कहने का अर्थ है कि एनजीटी अपने निर्णय में सतत विकास का जो अवधारणा हम लोग बना रखे हैं, उसके आधार का उसका अनुपालन करने के लिए, फिर निवारक के लिए कि आप, निवारक का अर्थ होता है ना, कोई गलती बाद में होगी उससे पूर्व हम उसे सचेत करते हैं। देखते हैं निवारक कानून के तहत जो आर्टिकल आपको कितने में दिया गया है, आर्टिकल 20 में इसकी बात की जाती है कुछ संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत निवारक अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, उसके तहत आपको चुनाव से पूर्व देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष को क्या किया जाता है, पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए कि चुनाव में जो लोग हैं उनको पता है, लगे हुए लोग, पीठासीन अधिकारी सब लोगों को पता है, थाना को पता है कि यह व्यक्ति चुनाव में उपद्रव मचा सकता है, क्योंकि पहले से इसका ऐसा हिस्ट्री है, तो वो निवारक पहले ही बना लेगा। इसलिए निवारक निरोध किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए। प्रदूषण भुगतान ले सकता है। एनजीटी के द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय निष्पादन न्यायालय के आदेश की कल्पना करना होता है, ऐसा बात किया गया है। इस अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान
पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। एक निश्चित समय में कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दंड 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और कारावास आर्थिक दंड दोनों दिया जा सकता है। कुल मिलाकर बात किया जा सकता है कि इस प्रकार के उसके प्रावधान शक्तियाँ दी गई है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, इसके द्वारा 90 दिनों के भीतर अपील की जाती है। अगर आदेश निर्णय अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में आपको 90 दिन के भीतर अपील करनी होगी, नहीं तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई कानून एनजीटी ने कोई पास कर दिया, कोई दंड दे दिया और आप बैठ जाइए। 3 माह के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में वो मामला नहीं सुना जाएगा। तो ध्यान रखिए, एनजीटी पर्यावरण में 7 संबंधित कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। एक जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण उपनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900, ये 2 बार रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा। एक और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसे याद रखना आप लोगों को। अगर हम बात करें हालिया में तो मई 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बिहार पर 4000 करोड़ रुपये का क्या किया गया, आपको पर्यावरण जुर्माना लगाया था। किस लिए लगाया गया था, तो वैज्ञानिक रूप से क्या किया गया, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में फेल होने के कारण। आप देखते होंगे गाय घाट जाते हैं, गांधी सेतु अगर पास करते उससे पहले देखिएगा डंपिंग यार्ड है। अगर आप बोरिंग रोड जाते हैं, हम पटेल अटल पथ की बात कर रहे हैं तो अटल पथ के पास देखते हैं जहां राजीव नगर है उसके पास एक डंपिंग यार्ड है। तो अगर हम बेहतर प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो कचरे से प्रदूषण फैल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए राज्य सरकार को 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया एनजीटी ने। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए क्यों कारण है। अब इतना रुपया जुर्माना लगा दिया गया, नज़ीर पेश कर दिया गया। आप लोग को मैं बताया था ना, कभी कभी बताता हूँ, नज़ीर पेश करने वाला दंड होना चाहिए। अब पटना नगर निगम का बजट इतना नहीं होगा जितना इसे लगा दिया गया, पर राज्य सरकार तब क्या होगी, एक्शन में आएगी। देखो भाई, तुम्हारा जितना बजट नहीं है उससे ज़्यादा हम पर जुर्माना लग रहा है, इसलिए काम सही से करो, नहीं तो सभी को हम क्या करेंगे, दंड का प्रावधान बनाएंगे। तो जो संस्थाएं बेहतर काम करेगी, नहीं तो उससे ज़्यादा राज्य कहाँ से पैसे किसी अन्य मद से काट के देना होगा ना। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले 7 राज्यों पर 12000 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा चुका है। अभी हाल के आंकड़े हम बात करें तो ये लगभग 3400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो हाल के या अक्टूबर 2022 का आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि राज्यवार आंकड़े अभी आए नहीं हैं, पर कुल आंकड़े आ चुके हैं। 34,000 से अधिक आंकड़े दिए गए हैं। राज्यवार आंकड़े आएंगे तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। जैसे पंजाब में लगभग 2080 करोड़ के आसपास, दिल्ली में 900 करोड़, कर्नाटक में 2900 करोड़। यह अक्टूबर 2022 तक के आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ। हालिया आंकड़े अगर राज्यवार प्रकाशित हो जाएंगे मैं आप लोग को दे दूंगा। राजस्थान को इसी तरह, पश्चिम बंगाल को, तेलंगाना को इस प्रकार से जुर्माने लगा चुका है एनजीटी। तो एनजीटी इस तरीके से कार्य कर रहा है। क्लियर है। इसी तरह से देखिए ये आंकड़े दिए गए, एक बार इस आंकड़े को जरूर देखिएगा। तो आंकड़े देखने से इसका प्रस्तुतिकरण आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कहीं भी इसका एग्जाम्पल हो यूज़ कर सकते हैं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, या जो संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय भूमिका की बात की जाएगी उसमें इनके आंकड़े का प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इनको लेकर आप आंकड़े को थोड़ा सा एक बार अपडेट हो जाना, कुछ नहीं करना है, एक बार इस पर नज़र रखनी है और कुछ की पॉइंट आपको बना लेना है। जैसे 45,000 समान उम्मीदवार और 1250 रुपये SC/ST उम्मीदवारों के लिए वर्तमान में है जमानत राशि। तो इसकी जमानत राशि ध्यान रखिएगा कितनी है, नहीं है, इसके लेकर ध्यान रखना आप लोगों को है। फिर उम्मीदवारों की संख्या कितनी बड़ी है, वर्तमान में कितने हैं, ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें 2019 में सिर्फ 4 उम्मीदवार जीतकर संसद में पहुँचे, 2019 का आम चुनाव जो हुआ था, वर्तमान में कितने पहुँचते ये देखने की होगी। पर हम 1952 की बात करें तो 37 निर्दलीय उम्मीदवार पहले लोकसभा चुनाव में पहुंचे थे। तो कमी कैसे हो रही है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। मजबूत पार्टियां मजबूत हो रही है तो कैसे हो रही है, इसको लेकर, ठीक है ना। देखिए इससे भी आप लोग को एक डाटा निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको सारणी बना लेना। आप लोग को सारणी के माध्यम से डाटे निकालना है, ठीक है। जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए उसको एक बार पढ़ लेना है। प्रत्यक्ष कर में संग्रह 18% की वृद्धि हुई है, जिसमें देखिए जो
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह है 23-24 का, वो 23.3 लाख करोड़ रुपया हो गया है और शुद्ध आय जो है 17.7 लाख करोड़ रुपया हो गया है। प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया 19.58 लाख करोड़ हो गया। तो आंकड़े को थोड़ा सा क्या करना है, ठीक कर लेना है, इसको एक बार डाटा बना कर रख लेना है, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ यूज़ कर सकिएगा आप, ठीक है ना। अपडेट आंकड़े हैं तो इसे ज़रूर आप लोग करिएगा। व्यक्तिगत आय संग्रह में हम करें, टैक्स की बात करें, 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो कभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 2 प्रकार के कर देते हैं, एक प्रत्यक्ष कर देते हैं और एक अप्रत्यक्ष कर देते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी भी आता है और इस तरीके से आप किसी वस्तु और सेवा खरीदने जाते हैं उसमें कर देते हैं। तो इस तरीके से समझिए, ये दोनों क्या होता है, राज्य के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना इसमें वृद्धि होगा राज्य का विकसित स्वरूप सामने आएगा, प्रबंधन बेहतर होगा, हम और भी लाभ ले सकेंगे। देखिए एक रिपोर्ट आया है एडवांस एंड एटोस्मेरिक्स, जो एटोस्पेसिफिक साइंस की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें रॉबिन क्लार्क बोलते हैं हम मौसम की उन स्थितियों को देख रहे हैं जो आमतौर पर कम देखी जाती है। उदाहरण के लिए दक्षिण पश्चिमी यूरोप, ब्राज़ील, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका 2023 की वसंत ऋतु में गर्म हवा देखी गई। आंकड़े बोल रहे हैं कि लगातार पृथ्वी गर्म हो रहा है। इसको केवल एक बार रिवाइज करना आप लोग को। इससे पहले मैंने न्यूज़ पहले भी इस पर चर्चा कर रखा है, आप लोग को किस पर संपादकीय में आंकड़े आपको दे, पृथ्वी गर्म क्यों हो रहा है। पृथ्वी के संदर्भ में 2-3 आंकड़े अभी हाल ही में आए हैं जिस पर मैंने आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस किया है। बस इसको वॉच कर लेना है, 10 मिनट में इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ खास है नहीं, जो बातें पहले की गई है उसी के आधार बताए गए। गर्म क्यों हो रहा है, गर्म होने के कारण बताए गए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ देशों के संबंधी बातें हुई, हाल ही में दुबई में भी आप लोगों को देखे हैं, अभी मैं बात करूंगा उसमें। देखिए सीरीज आप लोगों को चल रहा है लगातार, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और यह लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। 27 अप्रैल तक इसका शेड्यूल दिया गया है, तो इसे आप लोग उसी के अनुसार आप पढ़िएगा और टेस्ट दीजिएगा। चलिए हम बात करेंगे आगे। देखिए विश्व बैंक IMF बैठकों के जलवायु वित्त को लेकर सुस्त प्रगति की बात की है। अब देखिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वार्षिक बैठकें हुई, तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जरूरी खरबों रुपए जुटाने की ठोस योजना बिना खत्म हो गई। अब ये इस साल अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जो COP29 हुआ है, जिसे हम लोग कोप क्या करते हैं 29, जो अजरबैजान में आयोजित किया गया था, सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य बनाया गया था या नए जलवायु वित्त लक्ष्य की चर्चा होनी है। अब ध्यान रखिएगा अजरबैजान में जो होगा इस साल होने वाला, और उससे पहले 28 कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था। तो यह ध्यान रखना है कि इसके तहत विकसित देशों में 2025 तक हर साल विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के समर्थन के लिए देना था। अब 2020 से हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक जुटाए जाएंगे, लेकिन बार बार विफल होने के बाद यह कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति 2023 में देखी गई। ये सब स्थिति हुई है। G7 की बात करें, G20 की बात करें, मंत्रियों के बीच जलवायु और जलवायु विकास के उद्देश्यों के लिए विकासशील देशों जो आप मुहैया कराए गए B7 समूह, हम बात करते हैं B20 की बात करते हैं। तो जो बात की गई है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 से 3300 अरब डॉलर खो दिए। अगर हम समय के साथ इस प्रतिबद्धता को लेते तो क्या होता है कि हम 3300 अरब क्या करते अभी हमारे पास होता 3300 अरब डॉलर, तो हम वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते जिससे हम जलवायु से संबंधित तकनीकी लक्ष्य प्राप्त कर पाते और उसका प्रबंधन कर पाते। तो यह जो है लक्ष्य कहीं ना कहीं आपको छूट गया है। जो अपने बजट के सबसे गरीब देश अपने बजट का 14% से अधिक ऋण भुगतान को खर्च करते, ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यह राशि और भी बढ़ जाती। ये सब बातें की गई हैं। अभी मैंने सतत विकास के बारे में भी आप लोग को लक्ष्य बताया, 2030 तक यह क्या होना, पूरा होना है। पर हमने इसमें कितना साल, 36 साल पीछे चल रहे हैं, है ना, पीछे चल रहे हैं ना। एक रिपोर्ट मैंने हाल ही में बताया, अगर हम समय के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं करते हैं तो इस 36 साल और लग जाएंगे, इसमें और लग जाएंगे। तो जिससे हम इसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको 66 लग जाएगा, 2066। तो सतत विकास लक्ष्य के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्राप्त करने के लिए अनुशासन इम्पॉर्टेंट है। ये सब बातें की गई है। अगर हम बात का गहराता हुआ
धरती का संकट। देखिए यही बात मैं बोल रहा था आप लोगों को, धरती का संकट आज के संपादकीय में दिया गया। अभी हाल ही में मानव गतिविधि को चलते हमारी धरती अनेक प्रकार से झंझावात झेल रही है। बेहतरीन विकास और प्राकृतिक संसाधन अंधाधुंध दोहन हो रहा है, फिर भी प्राकृतिक संकट गहरा रहा है। इससे अतिरिक्त दुबई देखिए हाल ही में बेमौसम बरसात हुआ, जहाँ पर 16 अप्रैल को क्या हुआ कि आवश्यकता से अधिक बारिश हो गई। उसका दुर्दशा आप जाके देखिए, यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि विकास को अगर नियंत्रित नहीं रखा जाए, उसको मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस भी कराया था। क्या कराया था? क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के बारे में, कृत्रिम वर्षा के बारे में। और कल का न्यूज जो एनालिसिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछा गया है, तो सभी बच्चे उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो कृत्रिम वर्षा के कारण अनियंत्रित जो मौसमी घटनाएं हुई, जिसमें आपको 250 से मिलीलीटर से अधिक वर्षा हो गया और दुबई के चकाचौंध प्रकृति को क्या किया? बेरौनक कर दिया। जाके एक बार वीडियो देखिए, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, किस प्रकार से प्रकृति का कहर आपको देखने को मिला वहाँ पर। पाकिस्तान में भी इसी तरह का हालात है, 80 लोग मर गए। हिमाचल प्रदेश, भारत की बात करें, अप्रैल माह में हिमपात देखने को मिल रहा है। तो यह क्या है कि विश्व में ऐसी कई घटनाएं और कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में हम बारिश देख रहे हैं। तो प्रकृति एक ऐसा व्यवहार जहाँ चिंतनीय है, वही सोचने के भी मजबूर करे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि इन सब की घटनाओं का मूल कारण जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव वर्ष भर आंकड़े नए नए रूप से प्रस्तुत हो रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन केवल हम बात करेंगे तो बात करने से समाधान आ जाएगा। और बात केवल कहाँ हो रही है? सरकार के स्तर पर हो रही है, निजी संस्थानों में हो रहा है, संगठनों में हो रहा है। व्यक्ति विशेष जो इसके लिए अधिक कारगर, अधिक जवाबदेह है, वो इस पर काम ही नहीं करना चाहता। बात तो करता है पर निष्कर्ष के तौर पर काम नहीं करना चाहता। कितने लोग एसी का परित्याग किए हैं? सभी लोगों को पता है कि एसी अधिक जलाने से क्या होता है, अधिक चलाने से क्या होता है कि गर्म वातावरण होता है। CFL गैसेस बाहर आती है जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक भी बनता है। फिर भी लोग एसी लगातार, अभी आंकड़े आज ही एक आंकड़े आए हैं कि गर्मी में सबसे ज़्यादा एसी बिक्री की मांग, डिमांड बढ़ गई है। फिर हम आवश्यकता से अधिक परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं, परिवहन जिससे धुएं निकलते हैं तो डायरेक्ट पर्यावरण को प्रभाव करता है। CO2 गैसें बढ़ती हैं, फिर मोनोऑक्साइड गैसें बढ़ती, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक बनता है। तो आचरण, हम ठोस प्रबंधन बेहतर नहीं करते जिससे मीथेन गैस निकलता है। तो यह सब क्या है? व्यक्ति विशेष पर कार्य बेहतर नहीं किया जाता, वो सीधा सरकार के पल्ले पर झाड़ देता। सरकार इसका नेतृत्व करेगी, सरकार इसका सही तरीके से प्रबंधन करेगी। केवल सरकार तो अपनी कार्य करेगी पर व्यक्ति विशेष जब तक इस पर सहयोगी नहीं है। जैसे अभी हाल ही में स्वच्छता अभियान को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनुशासन अपनाया गया, व्यक्ति विशेष के द्वारा भी अनुशासन अपनाया। तो आज देखते हैं पहले जिस तरह से कचरा होता था, स्वच्छता को लेकर किस प्रकार से बदलाव आए हैं। वैसे ही जलवायु परिवर्तन के आपसी सहयोग जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकाला सकता। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। तुम्हारा यह समस्या है, मेरा यह समस्या, जब तक होगा तब तक इसी तरह से प्रभाव हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा 2050 तक कई गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया। भारत में भी अच्छा खासा प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। विगत 5 वर्षों में यह दुगना हो गया। 90% कूड़े के ढेर नदी नालों में जाते हैं, जो प्राकृतिक कचरे में पृथ्वी जैव विविधता को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे छोटे छोटे कण घिरे होते हैं। कुल मिलाकर यही बात हो रहा है कि प्रदूषण में हम व्यक्ति विशेष का सहयोग आवश्यक है, इसलिए जवाबदेही सभी को लेनी चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग कल इस न्यूज एनालिसिस के आधार पर हम लोग कल फिर मिलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे PT मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा लगातार PT फैक्ट आपको इससे मिलेंगे, फिर मेंस कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा इंटरव्यू भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से प्राप्त होंगे। अब आपको PYQ आज मैं शामिल नहीं किया क्योंकि अतिरिक्त ज़्यादा समय लग गया था। तो आप इसका क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टॉपिक पढ़ाया गया उससे PYQ कौन कौन आए हैं, किस साल आए हैं, किस वर्ष आए हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीटी फैक्ट में देख लीजिएगा, मेंस में भी देख लीजिएगा, कब कब आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम समझ सके एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं। और लगातार प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, सपोर्ट करना है। और विजिट कर सकते हैं, ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में सभी जगह दिए रहते हैं, इसका लाभ ज़रूर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।